हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में सी सेट 2021 का पेपर है, तो यहाँ पर हम इसका जो पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का 55वां प्रश्न है, एक्स ने बाई से कहा, आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। यदि एक्स की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, तो आपको यहां पर जो दिए हुए स्टेटमेंट है इनको चेक करना है। तो सबसे पहले जो हमारे प्रश्न में कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। यहां पर आपको एक्स की प्रेजेंट में जो आयु है ये 42 वर्ष ही बताई गई है, ठीक है। और यहां पर बाई की जो आयु है ये ज्ञात नहीं है, ये बाई की आयु आपको प्रेजेंट की निकालनी है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि बाई की जो वर्तमान आयु है ये 22 वर्ष है। अब थोड़ा दोबारा से पढ़िए कि एक्स बाई से बोल रहा है कि आपके जन्म के समय, यानी आपका जिस समय जन्म हुआ था, जन्म हुआ होगा तो 0, ठीक है। आपके जन्म के समय मेरी आयु यानी मेरी जो एज थी वो आपकी जो वर्तमान प्रेजेंट की जो आयु है इसकी डबल थी। यानी कहने का मतलब कि आपकी जितनी भी आयु रही हो 12-13, तो उस समय उसका डबल मेरी आयु उस समय हुआ करती थी। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा x माइनस बाई। अब चूंकि उस समय डबल थी आयु, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 बाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे ये x का प्रेजेंट दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, माइनस बाई और इधर 2 बाई। बाई इधर पहुंच गया तो ये आपका हो जाएगा 42 बराबर 3 बाई। यानी यहां पर आपका निकल आएगा बाई बराबर 40। यानी बाई की जो प्रेजेंट की जो आयु है ये 14 वर्ष है। अब यहां पर क्लियर हो गया आपको। और जिस समय बाई पैदा हुआ था उस समय कितनी थी एक्स की आयु? उस समय 28 साल थी। तभी तो कह रहा है कि आज आपकी जितनी आयु है उस समय जिस समय आपका जन्म हुआ था इसकी डबल मेरी एज थी, ये एक्स बोल रहा है। अब यहां पर स्टेटमेंट जो पहला दिया गया है, यानी 8 वर्ष पहले एक्स की आयु बाई की आयु की 5 गुना थी। तो सबसे पहले हम कथन 1 को चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या कथन 1 सही है या नहीं है। तो 8 वर्ष पहले का मतलब क्या है कि आपको एक्स में से भी 8 साल घटाने पड़ेंगे और बाई में से भी 8 साल घटाने पड़ेंगे। यहां पर बोला है 8 वर्ष पहले एक्स की जो आयु है ये बाई की आयु की 5 गुना थी। तो हम यहां पर बाई में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि भाई यहां पर बोल रहा है कि एक्स की जो आयु है ये बाई की आयु से 5 गुना, यानी ये तो ऑलरेडी 5 गुना है, तो यहां पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका x माइनस 8 आ गया, ठीक है। इधर आपका ये 5 बाई और इधर हो जाएगा 40, ठीक है। x का है 42, ये 8 और इधर हो जाएगा 5 बाई माइनस 40। यहां पर आपका कितना बचा? ये बचा आपका 34, इधर हो गया आपका 5 बाई माइनस 40। आप जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपका इधर बन जाएगा, यानी 5 बाई बराबर 40, यानी ये 34 और प्लस 40 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहां पर 74, ठीक है। अब बाई का इधर ये बाई से 5 इधर आ जाएंगे तो ये 5 का आप इसमें भाग दे देंगे। तो 5 का जब आप इसमें भाग देंगे तो यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा कितना? जब आप इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14.8 आ जाएगा, यानी बाई बराबर 14.8 निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि भाई अभी प्रेजेंट की जो बाई की आयु है वो 14 वर्ष है, लेकिन यहां पर कितनी निकल कर आ रही है? 14.8 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला वाला स्टेटमेंट निकल गया। अब आपका सेकंड वाला जो कथन है इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी जो आपका सेकंड वाला कथन है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाले को यहां पे बोला गया 14 वर्ष बाद, यानी 14 वर्ष बाद। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? एक्स में भी 14 वर्ष जुड़ जाएंगे और इधर बाई में भी 14 वर्ष जुड़ जाएंगे, ठीक है। 14 वर्ष बाद एक्स की आयु बाई की आयु की दुगनी होगी, यानी एक्स की जो आयु है 14 वर्ष बाद ये बाई की आयु की दुगनी होगी। तो यहां पर क्या होगा? आप यहां पर बाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका एक्स की प्रेजेंट कितनी है? 42 है, ये 14 है। जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? बाई का आपका पता है 14 है, सॉरी बाई का यहां पर रखना नहीं है अभी, केवल यहां पर आपको बाई का ये लिखना है। और ये 2 बाई हो गया, इधर हो गया ये 28। आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे, यहां पर आप पूरा सॉल्व करते जाइए, यानी 42 और ये 14 कितना हो गया? 56 हो गया। इधर 2 बाई प्लस 28 हो गया, इधर ये पहुंच गया तो 2 बाई बराबर 56 माइनस 28, ठीक है। और इधर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बाई बराबर 28 और इधर 2 का इसके में भाग दे देंगे, ये कितने बार जाएगा? 14 बार जाएगा, यानी बाई बराबर 14। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये सही निकल रहा है।
सेकंड वाले स्टेटमेंट में 14 वर्ष आयु निकल रही है बाई की, जो कि हमारी प्रेजेंट आयु से मैच कर रही है। यानी यहां पर आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 55 का बी वाला। 56वां प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर आपका मूल्य जो है 100% है। ठीक है, अब 100% में से 20% का लॉस हुआ, 20% का यहां पर लॉस हुआ, तो 20% का जब लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा। 20% का लॉस होने का मतलब क्या, यहां पे बचेगा 80% ही तो रह गया। अब अगले ही पल ये बोला गया है फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 25% की वृद्धि हुई है, 25% की यहां पर क्या ग्रोथ हुई है इसमें। तो 80 का 25% क्या होगा, 80 का 25% निकालिए, 80 का 25% आपको निकालना है, तो यहां पर निकालिए 80 गुणा 25 अपॉन 100, ये 4 बार गया, इधर क्या है ये 20 बार आ गया। यानी यहां पर 80 की जो 25% ग्रोथ होगी तो ये कितनी होगी, 80 की 25% ग्रोथ ये 20 होगी, यानी 80% प्लस 20%, यानी यहां पर 100% हो गया। तो यहां पर कुछ मूल्य में नेट परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ भाई, 20% का लॉस हुआ, उसका 25% की मूल्य में वृद्धि हो गई, तो यहां पर 0% रहा। नेट परिवर्तन कितना हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पर 0% रहा। तो आपका सही आंसर है 56 का ए वाला। 57वां प्रश्न है आपका, जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण रूप से केवल एक का अंक 111 ही समाविष्ट होता है, ऐसी लघुत्तम संख्या कौन सी है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, जो आपके पास ये संख्याएं दी हुई हैं इनमें 7 का गुणा करेंगे और आप पता लगाएंगे कि किन में गुणा करने पर पूरा 111 आ जा रहा है। अब देखिए इसके लिए एक छोटा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा गुणा नहीं करना है, यहां पर आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आप इकाई दहाई सैकड़ा तक चेक कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा तक अगर 1 आ रहा है तो वही आपका सही आंसर होगा। तो करके देखते हैं, यहां पर 7 का 3 में यानी 7 3 21, 21 का 1 2 हासिल बचा, 7 का एक बार करेंगे 7 1 7, और इसमें जब 2 आप हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, निकल गया पहला ऑप्शन, पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, सेकंड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, यहां पर 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 हो जाएंगे, यानी ये आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इकाई पर तो 1 आ रहा है लेकिन दहाई पर 6 आ रहा है, नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका ये 21, ठीक है, और ये 7 8 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 57 का डी, यानी जब आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 लिख दे रहा हूँ मैं, 1 1 1, यानी यहाँ पर 6 1 आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है गुणा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में आपको पूरा गुणा नहीं करना है, क्योंकि पूरा गुणा करेंगे तो आपका समय व्यतीत होगा, समय यहाँ पर निकलता जाएगा। यहाँ पर कोशिश ये करनी है कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 57 का डी वाला। 58वां प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को 21 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसे उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। यानी यहां पर बोला गया है कि 7/8 कार्य को ये कितने दिन में, 21 डेज में पूरा कर रहा है, ये बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, तो कंप्लीट काम कब कितने दिन में करेगा ये भाई, कंप्लीट अपना जो काम पूरा कंप्लीट करेगा कितने दिन में करेगा, कंप्लीट जॉब ये करेगा यहां पर, यानी ये 7 21 3 बार कट गया ये, और ये 8 का 3 में कर दोगे गुणा तो कितना हो गया, यानी कंप्लीट जॉब करेगा 24 दिन में, 24 दिन में वही काम ये पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे यहां पर बोला गया है कि अगर यदि कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि की जाए, यानी पूरा काम भी 24 दिन में पूरा कर रहा है, अब इसमें हम मान लो 50% की वृद्धि कर दें भाई, मान लो 24 में पूरा काम हो रहा है 24 दिनों में, अब इसमें हम 50% की क्या कर दें, ग्रोथ कर दें, यानी 50% ऑफ 24 कर दें, यहाँ पर ग्रोथ कर दें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका पता ही होगा इसका 50% 24 का कितना होगा, 12 होगा, 24 + 12, यानी यहाँ पर काम पहुंच जाएगा आपका 36 दिन। यानी अगर आप इसमें 50% की ग्रोथ कर देते हैं, जो आपका पूरा कंप्लीट जॉब करने में जो समय लग रहा है उसमें 50% की ग्रोथ कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 36 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि चूंकि 7/8 अंश तो पूरा कर चुका है 21 दिन में, अब बाद बाकी दिन कितने लगेंगे काम करने पूरा करने में, तो भाई 36 में से आप 21 घटा दीजिए, 36 में से 21 आप घटा देंगे तो आपको यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 21 दिन वो काम कर चुका है,
अब यहां पर उसको 15 दिन और लगेंगे मात्र। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 58 का डी वाला, यानी 15। 59वां प्रश्न है आपका, 3 बिंदु पी क्यू तथा आर एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू अनुपात क्यू आर बराबर 3:5 है। यदि पी क्यू अनुपात पी आर के संभाव्य मानों की संख्या n है तो n किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि पी क्यू अनुपात पी आर के कितने संभाव्य मान बनेंगे, तो उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप पहली पॉसिबिलिटी यहां पे ड्रॉ कर लीजिए। पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये एक रेखा है यहां पर। अब इस पर आप 3 बिंदु डाल दीजिए, P ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। अब चूंकि प्रश्न में ये नहीं बोला गया है कि P जो होगा वो Q के लेफ्ट में होगा या R जो है Q के राइट में होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो एक अलग प्रकार से भी रेखा डाली जा सकती है, रेखा पर बिंदु डाले जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर आपका ये वाला आपका Q हो यहां पर, और यहां पर आपका P हो, और यहां पर आपका R हो, ये भी तो हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है यहां पर बीच में कि R जो है बीच में आ जाए, भाई R जो बीच में आ जाए, इधर आपका साइड में Q रहे और ये आपका P हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अब हम यहां पर रखकर देख लेते हैं, जो हमें पी क्यू अनुपात क्यू आर की जो 3:5 वैल्यू बताई गई है वो हम यहां पर रखकर देख लेते हैं। तो P से लेकर Q की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये बताई गई है आपको पी क्यू में 3, ये 3 बताई गई है। Q से लेकर R तक की कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है, ये रख कर लिख लीजिए आप। Q से लेकर R की कितनी है, 5 है, यहां से लेकर यहां तक। तो आपको यहां पर पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है इसमें PQ अनुपात PR निकालना है। क्या निकालना है, PQ अनुपात PR निकालना है। क्या निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, चेक करेंगे आप। तो PQ दिया हुआ है हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। PR का मतलब क्या है, यहां से लेकर आपको यहां तक की जो ये वैल्यू है ये निकालनी है, यानी आप इन दोनों को जोड़ देंगे, PQ और QR को जोड़कर आपकी PR निकल आएगा। तो 3 + 5 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3:8, यानी आपकी जो पहली वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका PQ अनुपात PR निकल पा रहा है। ठीक है, ये आपने यहां पर पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब अगली वाली जो पॉसिबिलिटी है उसमें चलते हैं। PQ आपको पता है PQ कितना है, ये 3 है। ये PQ कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये 3 है, और आपको QR दिया हुआ है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर PR नहीं दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। QR का मतलब क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, ये आपको बताई गई 5 है। ये इसका मतलब क्या है, PQ एक हिस्सा आपने यहां पर निकाल दिया, तो ये इसमें से कितना हिस्सा बचा PR का, ये बचा 2। 5 में से 3 घटा देंगे, 2 ही तो हिस्सा बचा यहां पर इसका PR के बीच का, ये 2 बचा। तो यहां पर आप PQ अनुपात PR निकाल के देखिए क्या निकल पा रहा है, PQ अनुपात PR बराबर, तो PQ की वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है, और PR की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है, तो 3:2, यानी आपकी सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में भी PQ अनुपात PR का संभाव्य मान निकल पा रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर चूंकि QR दिया हुआ है आपका कितना, QR की वैल्यू दी हुई है 5, Q और R के बीच की वैल्यू 5 दी हुई है, और यहां पर PQ की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब Q से R की वैल्यू 5 हो रही है और P से Q की 3 हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी तो बनेगी ही नहीं भाई, ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, यानी इस तरह से बिंदुओं का अरेंजमेंट नहीं होगा। तो तीसरी वाली पॉसिबिलिटी तो अपने आप निकल गई। अब आपकी 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है, और 2 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग PQ अनुपात PR के मान निकल रहे हैं, यानी कि ये n का पहला मान निकल आया और ये n का दूसरा मान निकल आया, यानी n 2 के बराबर है। n के 2 मान निकल रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग n का एक पहला मान ये निकल रहा है और दूसरा मान ये निकल रहा है, तो n के कितने मान निकले, n के 2 मान निकले। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 59 का B वाला, यानी n 2 के बराबर है। 60वां प्रश्न है आपका, एक बिसात इस शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर 6 क्रमागत वर्गों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, जो आपका चेस बोर्ड होता है ये वर्ग के फॉर्म में होता है, और यहां पर 8x8 का होता है, ये 8 खाने रो में होते हैं और 8 खाने कॉलम में होते हैं। कुल मिलाकर इसके अंदर 64 खाने होते हैं, 64 वर्गाकार खाने होते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण आप निकाल लीजिए। इसका पहला विकर्ण एक तो ये हो गया विकर्ण, ये वाला विकर्ण हो गया आपका, और एक विकर्ण इसमें ये वाला बन गया। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। और देखिए, अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर आपका विकर्ण जो है, एक विकर्ण पर आपके कितने यहां पर बॉक्स आ रहे हैं, कितने यहां पर वर्ग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके
8 आ रहे हैं, 4 5 6 7 8, यानी यहां पर टोटल कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है, 2 विकर्ण हैं, और प्रत्येक विकर्ण पर 8 यहां पर वर्ग आ रहे हैं। इसका मैंने यहां पर अलग से एक इमेज निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। यहां बोला गया एक विसात पर सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर 6 क्रमागत वर्गों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है? यानी आपके 6 क्रमागत वर्ग कितने प्रकार से आप उन्हें चूज कर सकते हैं। यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 6 क्रमागत वर्ग, 6 क्रमागत का मतलब क्या हो गया? यहां से लेकर आपका कहां तक? ये वाला, ये तो है 6 क्रमागत वर्ग, ठीक है। इन्हें आप एक प्रकार से चूज यहां पर कर सकते हैं। सेकंड से लेकर आप यहां से लेकर यहां तक कर सकते हैं आप, और एक यहां से लेकर 3 से लेकर 8 तक। यानी एक विकर्ण पर आप 6 वर्गों को 3 प्रकार से चयनित कर सकते हैं। एक प्रकार से आपने ये कर लिया, सेकंड टाइम पर ये कर लिया, थर्ड टाइम पे कर लिया, समझ गए होंगे आप। सिमिलरली सेकंड वाले विकर्ण पर भी आप सेकंड वाले विकर्ण पर भी आप 3 प्रकार से वर्गों को चयनित कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो विकर्ण हैं उन पर आप कितना कितना हो गया? 3 + 3 यानी 6। यानी दोनों जो विकर्ण हैं आपके शतरंज बोर्ड के, इन विकर्णों पर आप 6 प्रकार से 6 क्रमागत वर्गों को चयनित कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 60वें का बी वाला। 61वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का उपयोग करते हुए, ये यहां पर दिया हुआ है, इसमें विद्यमान 6 रिक्त स्थानों को इस तरह भरें ताकि यह श्रेणी एक विशिष्ट क्रम का अनुसरण करे। तो चलिए भर के देखते हैं क्या क्या आएगा यहां पर। यहां पर आपके सामने बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी, क्या क्या भरा जा सकता है वो आप देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर आपका पहले जो आएगा इसमें आएगा ए, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा यहां पर ये क्रम दिया हुआ है, वो ए बी का दिया हुआ है, ए बी का क्रम दिया हुआ है, तो पहले ए आएगा, ठीक है। इसके बाद ए के बाद जो आपका बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये तो तीनों निकल गए ऑप्शन भाई। ए के बाद जो तीनों जो निकल रहा है ये तो निकल गए, ये निकल गया, ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब आपका ये बन रहा है, यानी ए बी बी आएगा। इसके अलावा यहां तक ए बी बी हो गया, फिर आपका क्या बन गया? फिर भी आपका ए बी बी बन गया, ठीक है। यानी यहां पर आपने ए रखा है, यहां पर आपने बी रखा है, और यहां पर आपने बी रखा है, ठीक है। यहां तक हो गया आपका ए बी बी हो गया ये, फिर आपका फिर से ए बी बी बन गया, ये ए बी बी बन गया यहां तक। पुनः आपका क्या बन गया? यानी कि यहां पर क्या बन गया? ये देखिए, ये यहां पर ए बी बी बन गया, ए बी बी बन गया ये, ठीक है। और यहां पर आपका ये भी ए बी बी बन गया, ये भी ए बी बी बन गया, और ये भी आपका ए ए बी बन गया। यानी ये आपका क्या बन गया? ये आपका ए ए बी बन गया। इधर क्या बन गया? ए बी बी बन गया, ए बी बी बन गया, और इधर आपका ए ए बी बन गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 61 का डी वाला। ये वाला जो क्रम है, इस क्रम में ये वाले यहां पर लेटर रखे जाएंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 61 का डी वाला। देखिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप रखकर देख लीजिए, जो आपको सूटेबल क्रम लगे वही आप यहां पर उसका आंसर चूज कर लीजिए। 62वां प्रश्न है आपका, अंकों के रूप में 2 2 3 3 3 का प्रयोग करते हुए 3000 से बड़ी कितनी भिन्न संख्याएं बन सकती हैं? ये यहां पर बोला गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास 5 अंक दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके आपको 3000 से बड़ी संख्याएं बनानी, कितनी बन सकती हैं? तो आपको इतना तो पता ही है कि 3000 से बड़ी बनानी है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहला अंक जो होगा 3 ही होगा। तो बना के देख लीजिए, पहली संख्या तो आपकी बन जाएगी 3 2 2 3 3 बन सकती है, 3 2 2 3 3 बना सकते हैं, ये पहली संख्या आपने बना ली। सेकंड टाइम पर आप क्या बना सकते हैं? सेकंड टाइम पर आप फिर से यहां पर रिवर्स कर सकते हैं, 3 2 3 3 2 3 2 3 कर सकते हैं, ठीक है। एक अगली संख्या तीसरी टाइम पर आप ये बना सकते हैं, 3 3 2 2 3 कर सकते हैं। चौथे टाइम पर आप एक संख्या और बना सकते हैं, यहां पर ये बना सकते हैं आप 3 3 3 2 2 बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे अगले टाइम पर 5वें नंबर पर आप संख्या एक बना सकते हैं, यहां पर ये बना सकते हैं आप 3 3 2 और 3 2, ये बन सकती है एक संख्या। और एक संख्या ये बन सकती है जो मैं बना के दिखा रहा हूं, 3 2 3 3 और फिर 2, एक बन सकती है ये वाली संख्या। तो ऐसे करके आपकी टोटल 6 संख्याएं इस प्रकार से बन सकती हैं।
तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 62 का बी वाला, यानी कि 6। यानी इन अंकों का प्रयोग करके आप 3000 से बड़ी 6 संख्याएं इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 62 का बी वाला। 63वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। माना जो पूर्णांक है आपका, हम मान लेते हैं कि आपका जो पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमको हम ए मान लेते हैं। पूर्णांक बराबर ए मान लिया। तो 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल पूछा गया है। 5 क्रमागत का मतलब क्या है, ए। सेकंड वाला पूर्णांक क्या होगा, a+1। अगला वाला होगा a+2। इससे अगला वाला होगा आपका a+3 और इससे अगला वाला होगा आपका a+4। तो ये 100, ठीक है। 5 क्रमागत पूर्णांक हो गए, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा आपका, इन सबको जोड़ने पर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a प्लस इनको जोड़ेंगे तो आपका 10 प्राप्त हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 100। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 5a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90। इस 100 में से 10 घटाएंगे, आपका 90 बचेगा। यहाँ पर 5 का इसमें भाग देंगे आप 90 में, तो आपको यहाँ पर ये क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। a बराबर 18 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी जो पूर्णांक वाली संख्या जो होगी यहाँ से, तो वो 18 से स्टार्ट होगी। यानी ए का मान 18 रख दिया। अगला 18 और 1 19 हो जाएगा। अगला वाला फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 18 और 2 20 हो जाएगा। ये आपकी 21 हो जाएगी और ये आपकी 22 हो जाएगी। यानी ये 5 ऐसी संख्याएं हैं, इनको जोड़ने पर आपको योग कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। यानी इनका योगफल जो प्राप्त होगा ये 100 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखा दिया है। भाई हमने यहाँ पर 5 क्रमागत पूर्णांक ए माना और 5 क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू 100 कर दिया। ए का मान 18 आया, फिर हमने यहाँ पर रखकर देख लिया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 100 हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड कंडीशन है 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल उनके गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक हमने मान लिए 1 है, 2 है और 3 है। तो इनका योगफल और गुणनफल, यानी इनका योगफल और इनका गुणनफल क्या बराबर हो सकता है, गुणा 3। तो योगफल कितना होगा, 3 और 2 5 और 6, और गुणनफल कितना होगा 6। हाँ बिल्कुल सही बात है। पूर्णांक 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल और योगफल बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 63 का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 64वां प्रश्न है अब आपका। यहां पर पूछा गया है 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र जल से पूरा भरा हुआ है, उसमें कितने मिलीलीटर जल है। पात्र की मोटाई को नगण्य मान है, पात्र की कोई मोटाई है ही नहीं, नगण्य मानते हैं। तो देखिए आपको पता होगा घनीय पात्र का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, यानी अगर आप घन का आयतन निकालें तो घन का आयतन होता है आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है। आपको फॉर्मूला पता हुआ, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, और यहां पर भुजा दी हुई है 1 मीटर, यानी 1 मीटर का क्यू, ठीक है। और 1 मीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 6 ml होता है, 10 टू द पावर 6 ml होता है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यानी 1 के पीछे आपकी 6 बिंदी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 ये वाला, यानी 64 का डी वाला। 65वां प्रश्न है आपका। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। क्रमागत का मतलब क्या है, 2 जो पड़ोसी व्यक्ति हैं उनसे हाथ नहीं मिलाएगा। भाई मतलब 2 पड़ोसी व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा, तो ऐसे कितने भिन्न संभाव्य संयोजनों में हाथ मिलाए जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर पहले लिख दे रहा हूं, A B C D E F, ये 6 व्यक्ति हैं। ये आपके टोटल 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर बोला गया एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से, यानी एक व्यक्ति कुल मिलाकर 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति का मतलब क्या, एक ये हो गया और बाद बाकी 2 व्यक्ति और हो गए। तो इनसे इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। 2 क्रमागत का मतलब क्या है, एकदम ना तो इनसे मिलाएगा और ना इनसे मिलाएगा, एक साथ इन दोनों से नहीं मिलाएगा, एक साथ इन दोनों से नहीं मिलाएगा। खास करके अपने पड़ोसी को तो वो अवॉइड कर देगा, बिल्कुल अपने पड़ोसी को तो वो अवॉइड कर देगा। तो ऐसे यहां पर
अभीष्ट संयोजन कितने बन सकते हैं? तो यहां पर आप देख लेते हैं, पहला अभीष्ट संयोजन क्या बन सकता है, यानी एक जो है, एक यहां पर अलग प्लेन ले रहा हूं, ठीक है, एक यहां पर 3 से हाथ मिला लेता है और 5 से मिला लेता है। एक संयोजन ये बन सकता है, 3 से मिला लिया, 5 से मिला लिया। आप देख पा रहे हैं ना, तो 3 5 के बगल में है, ठीक है, तो यहां पर एक संयोजन ये बन सकता है। अगला संयोजन ये बन सकता है कि एक जो है किस किस से हाथ मिला ले, एक 4 से हाथ मिला ले और 6 से मिला ले, तो ये भी इनके पड़ोस में नहीं है, यानी एक 4 से हाथ मिला सकता है और 6 से मिला सकता है। अगले संयोजन में एक किन किन से हाथ मिला सकता है, अगले में एक जो है, एक या तो यहां पर 3 से हाथ मिलाए और 6 से मिलाए, क्योंकि 4 और 5 अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो यहां पर एक संयोजन ये बन सकता है, एक 3 से हाथ मिला सकता है और 6 से मिला सकता है। एक संयोजन ये बन सकता है। अब अगला संयोजन क्या बनेगा भाई, एक ने तो सब कवर कर लिए, अपने पड़ोसी से मिलाया नहीं, ठीक है, और एक बन सकता है 2 का, 2 1 से नहीं मिला सकता, 3 से नहीं मिला सकता, तो 2 किन किन से मिला सकता है, 4 से मिला सकता है, 6 से मिला सकता है एक बार में, तो ये 4 से और 6 से। तो यहां पर टोटल संयोजन कितने बन जाएंगे, यहां पर टोटल आपके 1 2 3 और 4, टोटल आपके 4 संयोजन बन जाएंगे जैसा कि कंडीशन में बोला गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 65 का बी वाला, यानी कि 4। 66वां प्रश्न है अब आपका, कुछ धनराशि ए बी और सी के बीच में पी अनुपात क्यू अनुपात आर के अनुपात में वितरित की गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू अनुपात आर है, यानी ए बी सी के बीच में पी क्यू आर के अनुपात में धनराशि वितरित की गई है। ये बात यहां पर बोली गई है। यदि पी क्यू प्लस आर से अधिक हो तो ए को अधिकतम अंश मिलेगा। तो चलिए पहली वाला जो कथन है इसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहां पे बोला गया पी क्यू प्लस आर से बड़ा हो, क्यू प्लस आर से ये बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी जब पी क्यू प्लस आर से बड़ा है, इसका मतलब ये है पी जो है ये क्यू से भी बड़ा है और पी जो है ये आर से भी बड़ा होगा। भाई जब पी की जो वैल्यू है ये क्यू प्लस आर को जोड़कर इनसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पी जो क्यू से भी बड़ा होगा और पी जो है आर से भी बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल से यहां पर इसको समझ लेते हैं अच्छे से। और अब देखिए इस एग्जाम्पल में हम पी क्यू आर की जो वैल्यू है ये रख देते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू अपनी तरफ से रख देते हैं जैसा कि कथन में बोला गया है। तो पी चूंकि सबसे बड़ा दिखाया गया है तो पी की वैल्यू है 8 और क्यू की मान लेते हैं यहां पर हम वैल्यू 3 मान लेते हैं और आर की मान लेते हैं 2। तो आप रखकर देख लीजिए, देख लीजिए इसमें कंडीशन में, तो 8 इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मतलब क्या हो गया 3 प्लस 2, यानी 8 जो है ये इससे बड़ा है। यानी आपका पहला वाला कथन जो कंडीशन वहां पर दी हुई है, तो ए को अधिकतम अंश मिलेगा। हाँ, ए को अधिकतम अंश बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन ही दी गई है कि पी जो है क्यू प्लस आर से अधिक है। पी जो है क्यू प्लस आर से अधिक है। जब पी क्यू प्लस आर से अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है ए को यहां पर अधिकतम अंश मिलेगा। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही होगा। अब सेकंड वाले कथन पर आते हैं। आपके सेकंड वाला कथन क्या कहता है, यहां पर बोल रहा है यदि आर पी प्लस क्यू से कम हो तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा। आर की जो वैल्यू है आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा, यह समझना पड़ेगा यहां पर। देखिए यहां पर तब आर और पी और क्यू के संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। यहां पर एक एग्जांपल इसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम एग्जांपल में वैल्यू रख देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहां पर जो बोला गया कि आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, तो हम यहां पर मान लेते हैं पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हम मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, ठीक है। क्यू की वैल्यू हम यहां पर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं और आर की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, आर की वैल्यू 9 मान लेते हैं। तो अब आप इसको इस कंडीशन में रखकर देख लीजिए इस वैल्यू को, यानी 9 और ये 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना निकल कर आया 9, फिर हो गया ये 11। अब क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, सी की वैल्यू तो सबसे ज्यादा है यहां पर सी की वैल्यू यानी आर जो यहां पर है, सी की वैल्यू जो आर है ये तो यहां पर सबसे ज्यादा रखी गई है। फिर भी यहां पर सी को न्यूनतम अंश नहीं मिल रहा है, यहां पर सी को अधिकतम अंश मिल रहा है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही होगा, तो यहां पर सही आंसर है 66 का ए वाला, केवल एक। 67वां प्रश्न है आपका,
जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिलें खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च की है। यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी हों और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, दोनों ने जो है समान धनराशि खर्च की है, ये दोनों ने इक्वल पैसे खर्च किए हैं। तो जय ने कितना खरीदा है? जय ने जो है 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी हैं, 5 पेंसिल खरीदी हैं। वहीं विजय ने कितना खरीदा है? विजय ने जो है 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, अब पेन है, ये 3 पेन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो ये जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 5 पेंसिल को इधर भेजेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 पेन माइनस 2 पेन बराबर 7 पेंसिल माइनस 5 पेंसिल, सॉरी। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर बचेगा 1 पेन बचेगा और इधर बचेंगी 2 पेंसिल। अब आ जाते हैं जो विकल्प दिए हुए हैं उन पर। पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है? नहीं, पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक नहीं है। पेंसिल और पेन के मूल्य बराबर हैं? ये भी नहीं है, इक्वल तो नहीं है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का दुगना है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, यानी एक पेन में 2 पेंसिल आ जाएंगी। तो यहां पर आपका सी वाला कथन सही है कि पेन का मूल्य जो है ये पेंसिल के मूल्य से दोगुना है। 68वां प्रश्न है अब आपका। एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, यहां पर समझ का फेर है, कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक तरफ अंकों में बताया गया है बात और दूसरी तरफ परसेंटेज में बताई गई है। ठीक है, यानी यहां पे कहा गया पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए और क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए। यानी कहने का मतलब क्या है, 10% जो है आपका वो 40 अंकों के बराबर है। 100% कितने अंकों के बराबर होगा? 100% 400 अंकों के बराबर होगा, 400 अंकों के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एक तरफ आपका पी हो गया, एक तरफ क्यू हो गया। अब यहां समझ लेते हैं कि पी ने 400 अंक प्राप्त किए और बोला गया इसने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, और यहां पर बोला गया क्यू ने पी से 10% कम अंक, यानी कि इसकी 400 का 10% कितना होगा? 400 का 10% होगा 40। तो इसने अंक कितने प्राप्त किए हैं? इसने जो 360 अंक प्राप्त किए हैं इसने, क्योंकि यहां बोला गया क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, 10% कम अंक। इसका मतलब क्या है, इसने यहां पर कितने प्राप्त किए? 360 अंक प्राप्त किए। यानी यहां पर 400 में से आप 40 को आप घटा देंगे तो यहां पर आपके अंक निकल आएंगे, ये 360 प्राप्त किए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका ए वाला, 68 का ए, 360। 69वां प्रश्न है आपका। एक व्यक्ति पी ने अपने 3 मित्रों में से एक मित्र एक्स से पूछा कि उसके पास कितना धन है। एक्स ने उत्तर दिया कि यदि बाई मुझे 40 रुपए देता है तो बाई के पास जेड से आधा धन होगा, किंतु जेड मुझे 40 देता है तो हम तीनों के पास बराबर धन होगा। तो एक्स, बाई और जेड के पास कुल कितना धन है? देखिए, यहां पर लाइन बाई लाइन चलेंगे और जैसा लाइन में बोला जा रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। यहां पर एक्स बोल रहा है कि यदि बाई मुझे 40 देता है तो उसके पास, बाई के पास जेड से आधा होगा। यानी बाई ने अपने अगर 40 रुपए निकाल दिए, बाई ने अगर 40 रुपए किसी और को दे दिए तो बाई के पास कितने रुपए बचेंगे? जेड के आधे, जेड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। तो यहां पर आपका बनेगा 2 बाई माइनस 80 बराबर जेड। ठीक है, तो यहां पर आप 2 बाई, इधर जेड को उधर ले आइए तो आपका हो जाएगा 2 बाई माइनस जेड बराबर 80। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे। अब अगली लाइन में बोला गया है यदि जेड मुझे 40 देता है, जेड किसे 40 देता है? एक्स को 40 देता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के पास 40 रुपए आ गए तो हम तीनों के पास बराबर धन होगा। यानी एक्स के पास 40 आने के बाद ये तीनों के पास बाई के बराबर धन होगा, बाई के पास और जेड के पास भी। तो जेड ने अपने पास से 40 रुपए निकाले हैं तो जेड माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो हमें पता चला है तो इसकी मदद से हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमने इन 2 पदों को लेकर इक्वेशन एक और तैयार कर दी। तो एक इक्वेशन और बनेगी आपकी, बाई बराबर जेड माइनस 40। तो बाई इधर आप जेड ले आइए, बाई माइनस जेड बराबर कितना हो गया? माइनस 40। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा देंगे। इक्वेशन को घटाना आपको पता आता होगा, तो आप यहां पर ये करेंगे कि इक्वेशन 1 को, यानी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं
इक्वेशन जो आपकी पहली है इसको इक्वेशन 2 से घटाने पर, ठीक है, इक्वेशन 2 से जब आप घटाएंगे तो इक्वेशन 1 आपकी कितनी है, लिख लीजिए यहाँ पर 2y माइनस जेड बराबर 80 है। इक्वेशन 2 कितनी है, y माइनस जेड बराबर माइनस का 40 है। घटा दीजिए इसको, तो ये माइनस इधर प्लस और ये प्लस। देखिए एक जेड धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो जेड से जेड कट गया, 2y में से माइनस का y निकलेगा तो यहां पर क्या बचा, y बचा, और 80 और 40 कितना हो गया, 120 हो गया। यानी यहां पर आपको y की वैल्यू पता चलेगी, y बराबर 120 है। अब y की जो वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिससे कि आपको z की वैल्यू भी पता चल जाए। तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, यानी ये वाली वैल्यू किसमें, इक्वेशन 2 में आप रखेंगे तो आपको z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रख लीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन 2 यहां पर है, y माइनस जेड बराबर माइनस का 40। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 120 है, माइनस जेड बराबर माइनस का 40। तो यहां पर कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 120 प्लस 40, z बराबर हो जाएगा आपका 160। z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 160। यहां तक बात क्लियर है। अब जो हमने यहां पर इस लाइन से ये आपका ये इक्वेशन बनाई थी, इसके दो पद ले लेते हैं और दो पद में किसी एक का यहां पर मान रख देते हैं, जिससे कि x का मान हमें पता चल जाए। तो यहां पर एक इक्वेशन ये बना लेते हैं, x प्लस 40 इक्वल टू y, ठीक है। अब यहां पर y का जो मान निकला है ये रख दीजिए, y का मान कितना निकला है, x प्लस 40, और y का मान निकला है आपका 120 निकला है। जब ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो यानी x बराबर 120 माइनस 40, यानी x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 80, x बराबर 80, ठीक है। तो हमारे पास x y z तीनों की धनराशि हमें पता चल गई। अब तीनों के पास टोटल कितनी धनराशि है इसको आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, x बराबर कितना है 80 है, y बराबर कितना है, नहीं y बराबर आपका कितना है, y बराबर 120 है, और z बराबर कितना है, z बराबर 160 है। तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा इधर 0 और ये आपका 8 और 8 16, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 3, यानी ये आपको प्राप्त हो जाएगी 360। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, आपका ये होगा 69 का बी वाला। देखिए प्रश्न टफ नहीं है, केवल अगर आप इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, केवल इक्वेशन का खेल है, इसको सॉल्व अगर करना आता है आपको तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 69 का बी वाला। 70वां प्रश्न है आपका, एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को LBSI ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथे MATICS, तो क्या क्या लिखना है, LBSIDNZUHDR। तो यहां पर देखते हैं क्या क्रम बन रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर यानी आप यहां से नीचे चलेंगे तो आप ये पा रहे हैं यहां पर माइनस बन गई, यानी LM, यानी यहां पर -1 हुआ है। A से B पर गए हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं +1 हुआ है। T से S पर गए हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं -1 हुआ है। H से I यानी GHI, तो यहां पर क्या +1 हुआ है। यहां पर E से D यानी यहां पर -1 हुआ है। सेम पूरा क्रम इसी प्रकार से चलता है, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। ये सेम आगे क्रम यही चलता है। तो आप केमिस्ट्री को लिख दीजिए, केमिस्ट्री में पहला क्या है, माइनस होगा, यानी पहले यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले यहां पर B बनेगा, H का प्लस होगा, +1 होगा, तो H के बाद क्या आएगा, H के बाद आपका I आ जाएगा, ठीक है। यानी दो तो ऑप्शन आपके A और D तो अपने आप निकल गए, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब E, क्योंकि एक माइनस हो गया प्लस हो गया, अब इसमें भी माइनस होगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा D आ जाएगा, ठीक है। MN, यानी कि यहां पर क्या है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, ये N आ जाएगा, यानी BIDN। तो आपका सही आंसर होगा, ये पूरा मत निकालिए क्योंकि आपको यहां पर क्रम पता चलेगा कि ये वाला सही है, बाद बाकी भी आपका यही होगा,
क्योंकि इसके बाद यहाँ पर BIDL है तो ये तो होगा नहीं सी वाला भी, तो यहाँ पर सही आंसर है 70 का बी वाला। तो इस तरह से आप देखिए कभी भी एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े, आंसर आपको जल्दी पता चल जाए। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया 4 पदों पर ही में आंसर पता चल गया, तो पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। 71वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समय किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी? 7 बजे, 7 और 7:06 के बीच में, 7:05 बजे या 7:05 और 7:10 के बीच में। 180 अंश का मतलब क्या होता है? 180 अंश का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसी, यानी यहां पर आपकी जो घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो ये जो एंगल बनता है आपका ये 180 डिग्री का बन जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 बजे हैं पूरे, तो यहां तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये घड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी ऐसे करके, यानी ये आपका 5 मिनट होते हैं तो 5 मिनट के थोड़े से आगे बढ़ेगी, तो यहां पर क्या है, ये आपका 180 अंश का कोण बन पाएगा। अब देखिए यहां पर 2 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन निकल गया, बी निकल गया। 7 बजे तो नहीं बनेगा भाई, 7 बजे क्या बनना है, 180 का नहीं बनना है। 7 से 7:06 के बीच में भी नहीं बनेगा। 7:05 बजे बनेगा। अब देखिए 7:05 पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दिक्कत यहां पर ये होती है कि जैसे जैसे सुई मिनट की आगे बढ़ती है, हल्की हल्की घंटे की सुई भी हल्की हल्की आगे बढ़ने लगती है, बहुत माइनर आगे बढ़ने लगती है। तो यहां पर प्रॉपर वे में जो बनेगा ये, तो 7:05 से लेकर 7:10 के बीच में प्रॉपर 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 71 का डी वाला। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो आपको किसी प्रकार की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। 72वां प्रश्न है आपका, 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटाए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों का उत्तर देने पर एक विद्यार्थी को कुल 387 अंक प्राप्त हुए, तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिक है, ज्यादा टफ नहीं है, ट्रिक का खेल है, और ट्रिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। यानी यहां पर बताया गया कि यहां पर एक राइट अगर आप कर रहे हैं तो राइट के लिए कितने नंबर मिलेंगे? एक राइट क्वेश्चन के लिए, एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। लेकिन आप एक रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक सही का यानी 5 नंबर एक सही क्वेश्चन के वो तो घटेंगे। इसके अलावा 2 नंबर और घटा लिए जाएंगे। भाई अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का था उसके नंबर तो कम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 2 नंबर और घटा दिए जाएंगे। यानी एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर आपके नंबर कितने कटेंगे? 7 नंबर कम हो जाएंगे। भाई रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर एक तो रॉन्ग नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो तो उसका अंक निकल गया, इसके अलावा सही में से भी 2 नंबर घट जाएंगे। तो ऐसे करके एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 7 नंबर कम हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखिए यहां पर टोटल इनका जो है 90 प्रश्न है, मान लेते हैं 90 प्रश्न है और 90 प्रश्नों में सबने 5 नंबर वाले बिल्कुल सही किए हैं, तो कितने नंबर आएंगे टोटल? ये 450 का बनेगा, 450 का बनेगा। चूंकि इसने प्राप्त कितना किया है? इसने प्राप्त किया है 387 प्राप्त किया है। तो आप कर लीजिए यहां पर घटाएं, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा। यहां पर 7 में से 10 में 7 गया, यहां पर 3 बचा, और इधर 14 में से 8 गया, आपका 6 बचा। ठीक है, यानी कि 63 नंबर जो हैं ये इसके गलत प्रश्नों के हैं। गलत प्रश्नों की वजह से इसके 63 नंबर कटे हैं ओवरऑल में से। समझ रहे हैं आप? 387 अंक प्राप्त किए हैं और टोटल इसका कितने का है? टोटल आपका जो है 450 का है। तो इसने जो है 63 अंक गंवाए हैं गलत प्रश्नों के चक्कर में। और आपको ये पता है एक रॉन्ग क्वेश्चन पर कितने नंबर कट रहे हैं? 7.5 नंबर कट रहे हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे? 63 में 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का 9 बार जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, यानी कि यहां पर इसने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं, जिसकी वजह से इसके कितने नंबर प्राप्त हुए? 387 अंक प्राप्त हुए। तो यहां पर आपका सही आंसर है 72 का ए वाला, 9। 73वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जोड़ के प्रश्न पर विचार कीजिए। 3p + 4p + pp + pp बराबर rq2, जहां p, q तथा r भिन्न अंक हैं। इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या है? देखिए यहां पर क्या है, सिंपल वे में आप समझ लीजिए। यहां पर इकाई का अंक क्या है? 2 है। ठीक है, तो आपको p की जगह वो वैल्यू रखनी है जिससे कि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो ऐसे करके यहां पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहां पर आप ये इकाई वाले जो pp हैं ये निकाल लीजिए बाहर, ऐसे करके p + p + p + p, और इनकी जगह वो वैल्यू रखकर देखिए जिससे कि इकाई का अंक 2 प्राप्त हो जाए। तो आप 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो उनमें यहां पर केवल 3
और 8 ऐसे अंक हैं जिन्हें अगर आप p की जगह पुट करेंगे तो आपको इकाई की जगह पर क्या 2 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसमें आप 3 पुट करके देखते हैं, सबसे पहले आप इसमें 3 पुट करके देखें। 3 अगर आप पुट करके देखेंगे यहाँ पर तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर इकाई की जगह पर आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर आप 8 पुट करके देखेंगे इसमें तो 8 का मतलब क्या हो गया, 32 मिल रहा है आपको। यानी यहाँ पर भी इकाई की जगह पर आपको 2 का अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब आप p की वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन में रखकर देख लीजिए कि आपको कितना प्राप्त हो रहा है। तो p का मान 3, p बराबर 3 रखने पर, p बराबर 3 रखने पर, तो p का मान 3 रख लीजिए। 33 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 33, तो ये टोटल जब आप करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 142, 142। अब p बराबर 8 रख लीजिए इसमें, तो p बराबर, देखिए ये मैच कर रहा है, क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। ठीक है, तो p बराबर अब यहां पर 8 रख दीजिए। 8 रखने पर, p बराबर 8 रखने पर चेक कर लीजिए यहां पर, तो यहां पर हो गया आपका 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 262। यानी यहां पर भी यूनिट डिजिट में 2 प्राप्त हो रहा है। अब आगे क्या बात बोली गई है, आगे बोला गया है इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या है। यानी जो आपने वैल्यू रखी है इससे जो भी संभाव्य योगफल बना है उसका समांतर माध्य क्या होगा। तो चूंकि हमारे पास ऐसे 2 ही अंक निकल कर आए जो कि यहां पर रखने पर हमें इकाई के स्थान पर 2 प्राप्त हो रहा है, तो इन 2 का जो योगफल निकल कर आया है इन दोनों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर 142 प्लस 262 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 404 बन जाएगा। यहां पर इन्हें जोड़ेंगे तो 404 आएगा, 404/2, इसको इससे काट देंगे तो आपका 202 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर 202, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 73 का सी वाला, यानी 202। 74वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गुणन मल्टीप्लिकेशन के प्रश्न पर विचार कीजिए। पी क्यू इंटू 3 बराबर आर क्यू क्यू। यहाँ पी क्यू और आर भिन्न अंक हैं और आर 0 के बराबर नहीं है, तो पी प्लस आर भागित क्यू का मान क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है, पी प्लस आर भागित क्यू का मान क्या निकल कर आएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न की तरह है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर 3 का गुणा इस पी क्यू में कर देते हैं, ये पी क्यू एक अंक यानी एक संख्या है और ये पी और क्यू उसके अंक हैं, तो 3 का गुणा अगर हम इसमें कर भी देते हैं तो भी हमें इकाई के स्थान पर क्यू ही प्राप्त होगा, क्योंकि इधर भी इकाई के स्थान पर क्यू है और इधर भी क्यू है। तो ऐसा हमें यहाँ पर ऐसी डिजिट लेनी है जिससे कि यहाँ पर सिमिलरली ये प्राप्त हो, यानी सेम अंक ऐसा ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो भी हमें ऐसा ही प्राप्त होगा, सेम प्राप्त होगा, या फिर क्यू की जगह अगर हम 5 रख देते हैं तो हमें ऐसा सेम ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्यू की जगह पहले 5 रखकर देख लेते हैं, क्यू बराबर 5 रखने पर, भाई क्यू बराबर हम यहाँ पर 5 रखकर देख लेते हैं। तो क्यू बराबर 5 रखा आपने, तो यहाँ पर P5 इंटू 3, ठीक है, आगे हो जाएगा आपका R55। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब यहां पर आपको P की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां पर P की जगह कौन कौन सी रख सकते हैं, जिससे कि दहाई का अंक 5 बन जाए। P की जगह ऐसी वैल्यू रखी है जिससे कि दहाई का अंक 5 बन जाए। तो P की जगह हम यहां पर रख देते हैं 8। देखिए मैंने ऑलरेडी सारे जो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में वो सब रखकर देख लिए हैं। तो हम यहाँ पर P की जगह 8 रखते हैं, ठीक है। तो P की जगह जब आप 8 रखेंगे 85 इंटू 3 जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कितना, 255। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दहाई का अंक आपका 5 आ रहा है और इकाई का अंक आपका 5 आ रहा है और सैकड़ा का अंक 2 आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर आपका R का जो मान है, R कितने के बराबर होगा, R बराबर होगा 2 के, R बराबर होगा 2 के। यानी यहाँ पर Q बराबर है 5 के, P बराबर 8 के, तो R बराबर होगा कितने के, R बराबर होगा 2 के, ठीक है। अब ये जो हमें प्राप्त हुई संख्याएं इसको इसमें रख दीजिए। तो P प्लस R बराबर कितना है, 8 प्लस 2 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, 10/5 बराबर 2 आ गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 74 का बी वाला, यानी कि 2।
कुछ नहीं है, सिंपल प्रश्न है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक नहीं है, रीजनिंग का खेल है केवल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे। 75वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी हैं और एक तरफ पहली पारी में बनाए गए रन हैं, पहली पारी में खेली गई गेंदें हैं, दूसरी पारी में बनाए गए रन हैं, दूसरी पारी में खेली गई गेंदें हैं। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है, ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहली पारी और दूसरी पारी की जो गेंदें इन्हें जोड़ देंगे, पहली पारी और दूसरी पारी के रन है जो इन्हें जोड़ेंगे, और पहली पारी की जो खेली गई गेंदें हैं और दूसरी पारी की जो खेली गई गेंदें हैं इन्हें जोड़कर इनका भाग किस में दे देंगे, रनों में दे देंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे तेज रन किसने बनाए हैं। जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 75 रन हो गए, और गेंदें कितनी हो गई, ये 99 76, ये गेंदें हो गई 175 यहाँ पर ए की। बी का 55 रन हो गए और गेंदें हो गई यहाँ पर कितनी, 97 दोनों पारी की। दोनों पारी के रन कितने हो गए यहाँ पर, 15 और 20, 35 रन हो गए, और गेंदें कितनी हो गई यहाँ पर 125। यहां पर आप देख पा रहे हैं 13 और 12 कितना हुआ, 25, और गेंदें कितनी है यहाँ पर, गेंदें खेली हैं इसने 105। तो यहां पर एक तरीका ये है कि आप इसको देखकर ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो भाग दे लीजिए। तो अगर आप भाग इसका देंगे, चूंकि मैंने तो ऑलरेडी दे रखा है, तो भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 0.429 रन पर गेंद, यानी एक गेंद पर इसने 0.429 रन बनाए हैं। इसने कितने बनाए, बी वाले ने बनाए हैं 0.567 रन पर गेंद। ठीक है, इसने कितने बनाए हैं, सी वाले ने 0.268 रन पर गेंद। डी ने कितने बनाए हैं, डी ने बनाए 0.238 रन पर गेंद। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सबसे बड़ा रन किसने ज्यादा बनाए हैं, यहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बी वाले ने, यानी इसने एक गेंद में 0.567 रन बनाए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 75 का बी वाला, यानी इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला बी है। तो यहां पर सही आंसर है 75 का बी वाला। 76वां प्रश्न है आपका, एक ग्राम में आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं, 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, 1/3 ग्रामवासी साक्षर हैं, 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए हमेशा आप याद रखें कि हमेशा ऐसी वैल्यू को चुनें जो कि यहां पर जो ये दिया हुआ है, जैसे 1/3 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, इससे वो कट जाए, तो ऐसी संख्या को माने। तो हम मान लेते हैं कि गांव की जो पूरी आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है, यहां पर टोटल पॉपुलेशन है जो गांव का, हम वो मान लेते हैं कितना है, 60 लोग रहते हैं भाई गांव में, टोटल पॉपुलेशन 60 लोगों की है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसमें से आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं, यानी कि 30 के पास अपने खुद के घर हैं, यानी कि कितने के पास होम है, इनके में से 30 के पास घर हैं। ठीक है, 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं। धान की खेती करने वाले कितने हैं भाई, धान की खेती, धान वाले हम लिख दें, धान वाले, तो धान की खेती करने वाले कितने हैं, 1/5, यानी 60 का 1/5 कर लीजिए आप, कितनी बार गया, ये 12 बार गया, यानी कि यहां पर 12 लोग धान की खेती करने वाले हैं। 1/3 ग्रामवासी साक्षर हैं, यानी यहां पर साक्षर कितने हैं, लिटरेट कितने हैं यहां पर, ये भी देख लीजिए, साक्षर बराबर 60 गुणा 1/3, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी यहां पर 20 लोग साक्षर हैं। 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है, यानी 25 वर्ष से कम आयु वाले, 25 वर्ष से कम आयु वाले कौन कितने हैं, ये भी कर लीजिए, 60 गुणा कितना है, 4/5, इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 12 बार, और ये आएगा यानी 12 × 4 48, यानी 48 लोगों की आयु जो है 25 वर्ष से कम है। साक्षर लोगों की संख्या 60 की पॉपुलेशन में 20 लोग साक्षर हैं, धान उगाने वाले 12 हैं, 30 लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के घर हैं, टोटल पॉपुलेशन 60 है। ये यहां पर आंकड़ा आपके पास आ चुका है। अब ए है, ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपने घर हैं। भाई साक्षर लोग तो 20 ही हैं, और जिनके पास अपने घर है वो संख्या उनकी 30 है, तो ए वाला कथन तो स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगा। 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं, 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं। साक्षर लोग कितने हैं, 20 हैं, और 25 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं, 48 लोग हैं। ठीक है,
तो यहां पर एक क्या कह सकते हैं कि 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 48 में से 20 लोग साक्षर हो सकते हैं, तो यहां पर बी वाला सही है। केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं जो धान की खेती करते हैं। भाई आधे ग्रामवासी का मतलब क्या है, 30 लोग हो गए। यहां पर धान की खेती कर रहे हैं केवल 12 लोग, तो यहां पर सी वाला तो गलत हो जाएगा। डी वाला 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई 25 वर्ष से कम आयु वाले 48 लोग हैं, जबकि यहाँ पे 30 लोगों के पास अपने घर हैं, तो यहां पर लिखा हो किसी भी ग्रामवासी के पास घर नहीं है इनमें से, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर होगा 76 का बी वाला। 77वां प्रश्न है आपका, 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न में कहा गया है इस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा। कथन 1, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। अब किसी माह का अंतिम दिन, अब हमें नहीं पता है कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है। अब फरवरी है तो कौन सी साल है, लीप ईयर वाली है या कैसी साल है, हमें नहीं पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये भी नहीं पता होगा कि भाई जब महीने नहीं पता है तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कौन सा महीना है, उसमें कितने दिन है। तो हम यहाँ पर पहले वाले कथन से तो बिल्कुल पता नहीं लगा पाएंगे, तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। सेकंड कथन, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। कहने का मतलब क्या है, ये जो महीना है, जिस महीने की बात हो रही है, उसका 17th जो दिन है ये क्या है, सैटरडे है। और पूछा क्या है कि 14वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 16वां, इधर 15वां, इधर 14वां, तो ये आपका फ्राइडे होगा 16वां इसका, ठीक है। 15वां क्या होगा, थर्सडे होगा, और ये आपका 14वां होगा वेडनेसडे, ठीक है। इन 14वां दिन जो होगा वो वेडनेसडे होगा। तो कथनों और प्रश्न पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 2 वाला कथन जो है, कथन 2 जो है ये पर्याप्त है। तो यहां पर सही आंसर है 77 का बी वाला। 78वां प्रश्न है आपका, 10 अक्टूबर 2027 इसको कौन सा वार होगा। देखिए इसको करने के 2 मेथड हैं। अब पहली बात तो ये जान लीजिए, जो 2021 का प्रीलिम्स था ये कोरोना की वजह से 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था। 10 अक्टूबर 2021 वाले दिन ये प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। और आपको ये भी पता होगा यूपीएससी का प्रीलिम्स हमेशा संडे को होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दिन संडे होगा, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूं, आपको शायद पता भी होगा। अब हम यहां पर बताएंगे, देखिए यहां पर पूछा गया 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा। तो देखिए 2027 का जो साल होगा, इसका जो कैलेंडर होगा वो सेम टू सेम 2021 साल वाला कैलेंडर होगा। यानी 2021 के साल में जैसे दिनों का पैटर्न था, सेम पैटर्न आपको 2027 में भी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप लिख लीजिए 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो पता होगा एक ईयर में, यानी जो आपका एक साल होता है नॉर्मल, तो इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन। अगर हम इसको लीप ईयर में देखें तो लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में आपके होते हैं 366 दिन, ठीक है। और आपके एक साल में कितने सप्ते होते हैं, पूरे पूरे 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। यानी 52 वीक एक साल में होते हैं। 52 वीक का मतलब क्या हो गया, 52 × 7 बराबर कितना होगा, 364। यानी यहां पर आपका एक अतिरिक्त दिन यहां पे बच जाता है। भाई 52 वीक के अलावा यहां पर एक दिन अतिरिक्त दिन नॉर्मल ईयर में बच जाता है। लीप ईयर है तो इसमें अतिरिक्त 2 दिन बच जाते हैं। 52 वीक तो पूरे पूरे हो जाते हैं, लेकिन अतिरिक्त दिन यहां पर कितने कितने बच जाते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन बच जाता है और लीप ईयर में 2 दिन बच जाते हैं। 2021 आपका नॉर्मल ईयर है तो यहां पर अतिरिक्त दिन कितना होगा, यहां पर अतिरिक्त दिन 1 दिन होगा। 2022 आपका क्या है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है तो यहां पर भी अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1 होगा। 23 भी एक नॉर्मल ईयर है तो यहां पर भी अतिरिक्त दिन 1 होगा। 2024 एक लीप ईयर है तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 25 आपका क्या है, 25 आपका एक यहां पर क्या है, नॉर्मल ईयर है तो यहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। और ये 26 क्या है, ये भी यहां पर नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन होगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा दिन है कितना हो गया, 1 2 3 5 6 7, यानी 7 दिन बन गए। यानी पूरा का पूरा एक वीक बन गया, पूरा का पूरा एक वीक बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरा का पूरा एक वीक बन गया तो यहां पर 2021 वाला जो पैटर्न है वही पैटर्न आपको 2027 में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो
जो दिन की विसंगति थी, एक्स्ट्रा दिन वाली विसंगति जो दिन की थी, वो एक सप्ताह के रूप में पूरी हो गई। भाई 6 साल में ये पूरे दिन जुड़ गए, तो ऐसे करके आपका एक पूरा सप्ताह बन गया और एक सप्ताह की वजह से विसंगति ये दूर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 2027 का जो कैलेंडर होगा ये सिमिलर होगा। तो आज से मतलब क्या है, जिस दिन आपका प्रीलिम्स हुआ 10 अक्टूबर 2021 को संडे है, तो ऑब्वियसली बात है 10 अक्टूबर 2027 को संडे ही होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 78 का ए वाला। 79वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए 2 कथनों और 4 निष्कर्षों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों को सही मानते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है, भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत प्रतीत ना हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और तत्पश्चात निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसार तर्कसंगत हैं या हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत ना हो। कथन 1 में बोला गया कुछ हरे नीले हैं, यानी कि यहां पर कुछ ग्रीन जो है ये क्या है, हरे नीले हैं, ये ब्लू हैं, ये ब्लू हैं, ठीक है। आगे बोला गया कुछ नीले काले हैं, कुछ नीले जो हैं ये क्या है, ये आपके ब्लैक हैं, ये ब्लू है तो ये आपका लिख दे रहा हूं मैं, ये ब्लैक है, ठीक है। निष्कर्ष 1, कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, नहीं है, निष्कर्ष 1 आपका गलत है। कोई भी हरा काला नहीं है, कोई भी हरा काला नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी हरा काला ना हो। भाई कुछ नीले जब हरे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई हरा काला हो सकता है, तो यहां पर सेकंड वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। सभी हरे काले हैं, नहीं, क्योंकि यहां ऑलरेडी बोला गया है कुछ हरे नीले हैं, तो सभी हरे काले नहीं हो सकते हैं, तो निष्कर्ष 30 भी गलत, तीसरा वाला भी गलत है। निष्कर्ष 4, सभी काले हरे हैं, नहीं भाई कुछ काले नीले हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहां बोला गया कुछ नीले जो हैं वो हरे हैं, तो यहां पर सभी काले हरे नहीं होंगे, तो यहां पर चौथा वाला भी गलत है। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा होगा, यहां पर होगा डी वाला, ना तो निष्कर्ष 1, ना ही 2, ना ही 3 और ना ही 4, तो यहां पर आंसर 79 का डी वाला। एक अनुक्रम दिया हुआ है 2, 7, 22, 67, 202 x 1822, तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर x का मान क्या आएगा। देखिए यहां पर आप देखें तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है 2 × 3 + 1, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 3 6 और एक 7, ठीक है। सिमिलरली 7 से लेकर जब आप 22 में जाएंगे, 7 से आप 22 में जाएंगे तो 7 का क्या बनेगा, 7 × 3 + 1, 7 3 21 और एक 22, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बन रहा है भाई, जब 22 से आप 67 में जाएंगे तो 22 × 3 + 1, ये पैटर्न बन रहा है। सेम यही पैटर्न यहां पर भी बन रहा है, तो आप ये वाला कर लीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा 202, कितना हो जाएगा 202 × 3 + 1, 202 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 606 आ जाएगा, और +1 कर लीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा 607, ठीक है। तो x के स्थान पर 607 आएगा, तो पैटर्न यही है, यानी कि यहां पर जो भी अंक है पूर्ववर्ती उसमें 3 का गुणा हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा। 7 में 3 का गुणा हो गया, 1 जुड़ गया, 22 में 3 का गुणा हो गया और 1 जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पर x के स्थान पर आपका जो है 607 आएगा, तो यहां पर आपका सही आंसर है 80 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोगों में से ही एक आपकी एस्पिरेंट का मैसेज मुझे मिला, उनके दिमाग में किसी ने ये भर दिया है कि जो आपका सीसेट होता है इसमें से सभी पोर्शन जो पोर्शन होते हैं, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन के हों या फिर मैथ के हों, रीजनिंग के हों, उनमें से सभी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। 80 में से आपको केवल 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप सहज हों, जो आप आसानी से कर पाएं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, आपको यहाँ पर 27 क्वेश्चन सही सही करने हैं। अगर आपके 27 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जिसमें सहज हों, अब देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, तो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले मैथ वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो बोधगम्यता वाला पोर्शन है उसके जरिए सीसेट क्रैक कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनका मैथ अच्छा नहीं है लेकिन रीजनिंग बेटर है, तो वो रीजनिंग और बोधगम्यता के दम पर सीसेट निकाल सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। यानी यहाँ पर इस पेपर का डिजाइन इस तरह से रखा गया है कि ताकि सभी वर्ग, चाहे वो आर्ट वर्ग वाले हों, कॉमर्स वाले हों या साइंस स्ट्रीम वाले हों, सभी इस पेपर को निकाल पाएं। तो आई होप आपको आपके मन में जो डाउट चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।